हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजित एकेडमी। आई एम अजित सर। अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी सब्सक्राइबर के लिए एक ग्रेट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं कि अगर आप सीए एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं और आने वाले ईयर मई 2022 में सीए फाउंडेशंस की एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो यहां पर अनअकैडमी ने आप सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लाई है अपने एवेंजर बैचेस को लॉन्च करके। इस एवेंजर बैचेस के जरिए आप इंडिया के टॉप एजुकेटर की मदद से ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये बैचेस इसी मंथ दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इस बैचेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस बैचेस में आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सेस टू ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहां पर मिलते हैं एंड एवरी 4 सेशन विल बी योर डाउट सेशन एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल एंड हेयर ऑल्सो यू विल गेट अ चांस टू एक्सेस अ मॉक टेस्ट पेपर। और ये सारे फैसिलिटी के साथ साथ में आप लोगों को यहां पर अनअकैडमी कंप्लीट प्लान बताती है कि किस तरह से ये अपने इस बैचेस में आपकी प्रिपरेशन आपके सीए फाउंडेशंस के लिए करेंगे। इन द मंथ ऑफ डिसंबर व्हेन यू विल ज्वाइन द बैचेस योर स्टडी विल गेट स्टार्ट। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी देयर विल बी प्रैक्टिसिंग ऑफ एमटीपी एंड आरटीपी। इन द मंथ ऑफ मार्च यहां पर क्विक रिवीजन होगा अगेन इंडिया के टॉप एजुकेटर की मदद से। और इन द मंथ ऑफ रिवीजन यू विल गेट अ 1 डे मैराथन रिवीजन्स। और ये सारा प्लान आप लोगों को हेल्प करता है आपके सीए फाउंडेशंस की एग्जाम का प्रिपरेशन करने में। अभी ये सारी फैसिलिटी और इतना सेट प्लान देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी कॉस्टली ये बैचेस होने वाली है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया ये आपके सीए एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल बैच है। इसकी फीस जो है ये काफी रीजनेबल है। आप देख सकते हैं कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो यहां पर काफी रीजनेबल प्राइस में आप लोगों के लिए यहां पर सेट है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी के अभी यहां पर इस सब्सक्रिप्शन में अपने आप को आप ऐड कर सकते हैं और अपने सीए की प्रिपरेशंस की एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आप सभी के पास इसी एवेंजर बैच में एक और टाइप का सब्सक्रिप्शन है, सीए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को और भी स्पेशल टाइप की फीचर्स और भी स्पेशल टाइप की फैसिलिटी अनअकैडमी के अगेन टॉप एजुकेटर की मदद से आप लोगों को मिलती है। इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटियां मिलेंगी आइए हम आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर लाइव मेंटरिंग का प्रोग्राम मिलता है। लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम में आप लोगों को पर्सनल कोचिंग यहां पर 1:1 के रेशियो में आपको पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। 1:1 में आपके डाउट सॉल्विंग सेशन यहां पर होते हैं। इसके अलावा इवैल्यूएटेड टेस्ट पेपर्स होते हैं, प्रिंटेड बुक्स आपको मिलती है, एक्सपर्ट्स के सेशंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी होता है जहां पर आप लोगों के साथ में वो सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बनाई जाती है कि जो आप लोगों के यहां पर स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन कर सके और आपके एग्जाम्स की अगेन यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशंस करने में आपको बहुत ही स्पेशल बेनिफिट्स यहां पर मिलते हैं। तो आप अगर इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का पार्ट अगर बनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगेन आइकॉनिक बैचेस की जो फीसेस है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीसेस है वो भी यहां पर काफी रीजनेबल है, जिसके अंदर आप लोग अपने आप को ऐड करके अपने एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आप अगर इन दोनों सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इन दोनों में से किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% का ऑफर मिल सकता है अगर आप यूज करते हैं कोड अजीत 2022। इस कोड के जरिए आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफर मिलता है, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन में जाएं या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। यस, हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फाइन। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर में हम लोग हैं। समझ में आपको आ रहा है बच्चों अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सब? यस, पिछला क्वेश्चंस आप लोगों ने आई होप रिवाइज किया होगा और आप लोगों को उसके ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे। बट डोंट वरी, अगर आपको कोई भी डाउट्स अगर है या कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व। हमारे पास अभी भी टोटल 9 प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, तो वो सारी बातें दोबारा रिपीट होने वाली है। सो आप लोगों को अगेन सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत में करने जा रहा हूं। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 208 पे आ जाइए जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम सब लोग सबसे पहले कॉलम रेडी कर लेंगे, बाद में क्वेश्चंस को रीड करके कैसे सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ कॉलम ड्रॉ कीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। ओके, चलिए, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कॉलम कैसे होते हैं आपको मैंने बताया था कल। Yes, in this way.
यहां पर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, एज ऑन यस। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, मतलब नीचे आपको कैश बुक का एक्सट्रैक्ट भी दिया है और पासबुक का एक्सट्रैक्ट भी दिया है। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2019 का। तो एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, तो याद रहे कि कौन से डेट का आपको बीआरएस बनाना है, वो डेट आपको प्रॉपरली पता होना जरूरी है, 31 मार्च 2019 का। ठीक है, यस। यहां पर वी विल राइट पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज। क्लियर है? ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी लोग मेरे साथ में सॉल्व करेंगे इसको। याद रहे कि आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है वो 31 मार्च 2019 का बन रहा है। तो हम सिर्फ 31 मार्च 2019 के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड है उन्हीं का बीआरएस यहां पर प्रिपेयर करेंगे। राइट है? ओके, अब आइए क्वेश्चन में। जरा इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखना, प्रॉपर्ली इसको पहले समझ लेना, इसके बाद इसके सॉल्यूशन पे हम लोग जाएंगे। करेक्ट है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को कैश बुक दिया है और कैश बुक के बाजू में ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया है कि इस कैश बुक के अंदर जो आपको अमाउंट की कॉलम आपको दिख रही है ऑन रिसिप्ट साइड एज वेल एज ऑन पेमेंट साइड, वो बैंक का कॉलम है। करेक्ट है? तो कैश बुक के आगे ब्रैकेट में लिखा है बैंक कॉलम ओनली। ओके, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। ओपनिंग बैलेंसेस से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो 1 मार्च का है। तो 1 मार्च इज अ ओपनिंग बैलेंस है which is not going to be considered anywhere, it is just a information. After that different kind of receipt we have taken in the month of March. उसी तरीके से पेमेंट साइड में अलग अलग टाइप के पेमेंट जो है हमारे कैश बुक से हुए हैं बैंक के थ्रू ऑफ कोर्स, क्योंकि बैंक कॉलम की बात यहाँ पर हो रही है। फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको पासबुक का पूरा डिटेल बच्चों दिया गया है। तो पासबुक के डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो डेट, पर्टिकुलर, बैंक से विड्रॉवल, बैंक में डिपॉजिट, और विड्रॉल और डिपॉजिट होने के बाद बैंक में जो बचा हुआ बैलेंस है वो डे टू डे का आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है। राइट है? ठीक है। सो कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर अपीयर हेयर। नाउ अब यहां पर जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात को जरा अंडरलाइन कीजिए और इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। क्या कि कैश बुक अगर आप देखेंगे तो कैश बुक के अंदर जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन 64,200 का, ये आपके कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 31 मार्च का बैलेंस है। तो ये हमारा शुरुआती पॉइंट होगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज 64,200। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम लोग 31 मार्च 2019 का बीआरएस बना रहे हैं। तो 31 मार्च का जो बैलेंस होगा वहीं से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो अभी अगर देखेंगे तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 64,200, और आप अगर पासबुक की तरफ देखेंगे तो पासबुक में जो डेट दिया गया ना बच्चों, वो सब अप्रैल मंथ का डेट है। कौन से मंथ का है? अप्रैल मंथ का। और हमारा कैश बुक मार्च मंथ का है। तो डोंट बी कंफ्यूज, समझिए इस बात को कि कैश बुक आपका मार्च मंथ का है, पासबुक आपका अप्रैल मंथ का है। करेक्ट है ना? तो यहां पर हम लोगों को कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है वो हमने 64,200 लिख लिया। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पासबुक का अगर आप ओपनिंग बैलेंस अगर देखते हैं तो वो 86,400 है, लेकिन ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये अप्रैल 1 का है। तो अप्रैल 1 का जो बैलेंस आपको पासबुक में दिख रहा है यही अप्रैल 1 का बैलेंस 31 मार्च का बैलेंस भी होगा पासबुक का, क्योंकि 31 मार्च को जो बैलेंस बचता है वही अगले दिन बनता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पर पासबुक में जो 1 अप्रैल को आपको बैलेंस दिख रहा है 86,400, ये अप्रैल मंथ का ओपनिंग है। इसका मतलब मार्च मंथ का क्या होगा? क्लोजिंग होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैश बुक का भी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है और पासबुक का भी मार्च का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है। तो जो मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है वो 86,400 है पासबुक के ऊपर, और जो कैश बुक के ऊपर जो बैलेंस है वो है आपका 64,200। तो आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करते हैं या फिर पासबुक के बैलेंस से शुरुआत करते हैं, बिकॉज किसी भी बैलेंस से शुरुआत अगर आप करोगे, अगर आपने कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत अगर की तो आपका लास्ट में आंसर जो है वो पासबुक का बैलेंस आएगा, और अगर आपने पासबुक के बैलेंस से अगर शुरुआत की तो आपका लास्ट का आंसर जो है वो कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि फ्रॉम विच बैलेंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, आप कौन से बैलेंस से स्टार्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट है। तो मैं यहां पर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करूंगा। तो कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 31 मार्च वाला जो बैलेंस है हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो बीआरएस बन रहा है वो 31 मार्च के लिए बन रहा है। तो 31 मार्च का कैश बुक का बैलेंस भी लेंगे और 31 मार्च का ही पासबुक का बैलेंस भी लेंगे, लेकिन 31 मार्च के पासबुक का बैलेंस कहां पर है, वो जो 1 अप्रैल का आपको ओपनिंग दिख रहा है ना, वही 31 मार्च का क्लोजिंग है। करेक्ट है ना। ओके, तो यहां पर बैलेंस एज पर हम लोग लेंगे कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है स्टूडेंट्स, 64,200 का कैश बुक का बैलेंस है। राइट। यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऐड, फिर यहां पर गैप छोड़ करके वी विल राइट हियर लेस। राइट है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना, और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी आप प्लीज इस बात को समझिएगा क्लियरली कि जो कैश बुक है उसकी डेट कितनी दी गई है। कम ऑन, कौन सा मंथ दिया गया बच्चों, मार्च का, लेकिन पासबुक का जो मंथ आपको दिया है वो अप्रैल का दिया है। अभी आप कहोगे कि सर मार्च के ट्रांजैक्शंस का अप्रैल के ट्रांजैक्शन से क्या रिलेशंस, ऑफ कोर्स कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो मार्च में हुए, फॉर एग्जांपल मार्च में हमने किसी को चेक इश्यू किया, अगर उसका पेमेंट मार्च में ही हो चुका है तो उसकी वजह से हमें बीआरएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी डिफरेंसेस कैश बुक और पासबुक में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मार्च में आपने किसी को चेक दिया है, वो मार्च में क्लियर ना हो करके अगर वो अप्रैल में क्लियर हुआ है, अगर वो अप्रैल में क्लियर हुआ है तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से देयर विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो मार्च का कैश बुक है, लिसन केयरफुल एवरीवन, जो मार्च का कैश बुक है उसको हम अप्रैल के पासबुक से मैच करवाएंगे सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए, कम ऑन, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो ट्रांजैक्शन हुए मार्च में है लेकिन क्लियर कभी हुए, अप्रैल में हुए। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आता है इन द मंथ ऑफ मार्च। मैं आपको समझाता हूं, आइए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ में पेंसिल ले लीजिए, हम लोग पहले टिक करने वाले हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसका रिलेशंस यहां पर एक दूसरे के साथ में है या जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस आया था इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कैश बुक में रिसिप्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको अविनाश के पास से चेक मिला है, फिर धनंजय के पास से चेक मिला है, मीनल के पास से चेक मिला है और प्रसाद के पास से आपको चेक मिला है। इन सभी के चेक आपको मिले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। क्लियर है, डेट जो दिया है मैं वैसी की बात आपसे कर रहा हूं। तो आपको मार्च मंथ में अविनाश का चेक मिला, धनंजय का चेक मिला, मीनल का चेक मिला और प्रसाद का चेक मिला। ये सारे चेक आपको रिसिप्ट हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसकी एंट्री आपने कहां पर की है, कैश बुक में की है। अब आप जरा दिमाग लगाकर सोचिए, अगर ये सारे चेक अगर आपको मार्च में रिसिप्ट हो चुके हैं तो आपने इन सभी चेकों को मार्च में ही अपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा। करेक्ट है। अब आपने इन सभी चेक को मार्च में ही अपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बताओ ये चेक कलेक्ट भी कब होने चाहिए थे, इन द मंथ ऑफ मार्च। राइट है। लेकिन कुछ ऐसे चेक है जो मार्च में कलेक्ट नहीं हुए और उन्हीं की वजह से डिफरेंसेस आया कैश बुक और पासबुक के बीच में। अब वो कौन से चेक है जो मार्च में कलेक्ट नहीं हुए, तो वो सारे चेक की एंट्री हम लोग अप्रैल में चेक करेंगे। अगर वो अप्रैल में मुझे अगर मिल गए तो मानकर चलो कि ये वो चेक थे जो मार्च में क्लियर नहीं हुए और अप्रैल में क्लियर हो गए। करेक्ट है, बताता हूं। देखो, सबसे पहले अविनाश का चेक के बारे में सोचो। अविनाश का चेक आपको मार्च में मिला। करेक्ट है, कब मिला आपको, मार्च में 4 तारीख को मिला। अब आप चेक करेंगे कि क्या ये चेक बैंक ने कलेक्ट किया, तो आप आइए पासबुक में अप्रैल मंथ में आइए। अगर अप्रैल मंथ में आपको कहीं पर भी अविनाश का चेक क्लियर हुआ दिख रहा है क्या, तो आपने चेक किया और आपको पता चला कि अविनाश नाम का कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ
कि अविनाश का चेक जो है वो मार्च मंथ में ही कलेक्ट हो चुका है, इसलिए उसकी अप्रैल में कोई एंट्री दिख नहीं रही है। गेटिंग इट एवरीवन? उसका चेक कभी क्लियर हो गया? मार्च में ही हो चुका है, इसलिए अविनाश का जो चेक मार्च में आपको रिसीव्ड हुआ वो अविनाश का मार्च में क्लियर हुआ, क्योंकि उसकी अप्रैल में कोई एंट्री दिख नहीं रही है। तो अविनाश की वजह से हमें कोई बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अविनाश का चेक मार्च में ही क्लियर हो चुका है, क्योंकि उसकी एंट्री अप्रैल में पासबुक में कहीं दिख नहीं रही है। ये एक बात ध्यान में रखिएगा। तो अविनाश को कट कर दीजिए, अविनाश का हमें कोई बीआरएस में कंसिडरेशन नहीं लेना है। आगे बढ़िए। धनंजय का चेक भी आपको मार्च में मिला था, जरा चेक करो कि धनंजय का चेक मार्च में क्लियर हुआ या अप्रैल में क्लियर हुआ। अगर मार्च में क्लियर हो चुका है तो अप्रैल में फिगर नहीं दिखेगा, और अगर मार्च में क्लियर नहीं हुआ है तो जरूर आपको अप्रैल के पासबुक में पक्का दिखेगा। करेक्ट है? तो धनंजय को मैं चेक कर रहा हूं अप्रैल के पासबुक में, तो मैंने चेक किया तो यहां पर अगेन मुझे कोई धनंजय का नाम नहीं दिख रहा है, मतलब धनंजय का चेक भी कब क्लियर हो चुका है? कम ऑन, मार्च में क्लियर हो चुका है, इसलिए उसका कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल में दिख नहीं रहा है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर दो बातें क्लियर हो गई। अविनाश का चेक भी मार्च में क्लियर हो चुका है, धनंजय का चेक भी मार्च में क्लियर हो चुका है, क्योंकि अविनाश और धनंजय का नाम अप्रैल में कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मार्च में ही चेक कलेक्ट हो चुका है। करेक्ट है? आगे बढ़िए। मीनल का चेक करते हैं। मीनल का चेक भी आपको मार्च में मिला था, क्लियर होना चाहिए था मार्च में, लेकिन क्या मार्च में क्लियर हुआ क्या? आइए देखते हैं अप्रैल में दिख रहा है क्या। तो अप्रैल में आप देखेंगे तो आपको मीनल का चेक दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मीनल का जो चेक आपको 15 मार्च को मिला था वो अप्रैल में क्लियर हो रहा है। इसका मतलब मार्च में क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी वजह से बीआरएस आपको बनाना पड़ेगा। तो अप्रैल में, मार्च में आपको मीनल से चेक मिला था, आपने बैंक में डिपॉजिट भी किया, लेकिन मार्च में चेक क्लियर नहीं हुआ। किस बेसिस पे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो चेक अप्रैल में क्लियरिंग दिख रहा है। अगर वो अप्रैल में क्लियरिंग दिख रहा है तो वो मार्च में क्लियर हुआ रहेगा? नहीं हुआ रहेगा। करेक्ट है? ये हुआ मीनल का। उसी तरह प्रसाद का भी चेक कर लीजिए कि प्रसाद का चेक भी आपको मार्च में मिला था। देखिए अप्रैल में प्रसाद का ट्रांजैक्शन है, यस इट इज देयर। इसका मतलब यह हुआ कि मीनल और प्रसाद ये ऐसे दो कस्टमर है जिनका चेक आपको मिला था मार्च में, लेकिन क्लियर मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में हुआ। अगर मार्च में क्लियर हो जाता था तो उसका ट्रांजैक्शन अप्रैल में दिखता ही नहीं, लेकिन अप्रैल में अगर दोनों का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, मतलब ये चेक मार्च में क्लियर ना होकर के अप्रैल में हुआ है, और हम लोग बीआरएस बना रहे मार्च का। तो मार्च के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन 31 मार्च के पहले कलेक्ट नहीं हुए, अप्रैल में हुए। करेक्ट है ना? तो 31 मार्च के पहले कलेक्ट नहीं हुए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से ही कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस आ रहा है 31 मार्च को। राइट है? अगर ये मार्च में क्लियर हो जाते तो डिफरेंसेस नहीं आता, लेकिन ये मार्च में क्लियर नहीं हुए। कैसे पता चला? क्योंकि ये अप्रैल में दिए गए हैं। इस बात को जरा समझिए कि ये अप्रैल में दिए गए हैं। अगर अप्रैल में दिए गए हैं मतलब मार्च में क्लियर हुए नहीं है। करेक्ट है? ठीक है। तो ये दो चेक है। अब आप सोचिए कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है ना? आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किए, ये राइट हैंड साइड आपका कैश बुक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका पासबुक है, हम दोनों को इक्वल रखते हैं। राइट एवरीवन? ठीक है। अब आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया मतलब जरूर आपने डिपॉजिट किया, तो आपने एंट्री कहां पर की होगी? कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये चेक बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये चेक बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस तो वैसे का वैसा ही है। ये बात आपको समझ में आ रही है? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि आपको जब चेक मिला था तो आपने कैश बुक में रिसीव कर लिया मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन उसकी एंट्री पासबुक में कहीं पर भी नहीं हुई है, तो सिचुएशन ये बन गया। अब आप यहां से ये देखोगे कि आपके क्वेश्चन की शुरुआत कौन से बुक से हो रही है? कैश बुक से हो रही है। करेक्ट है? ये आपका कैश बुक है, दिस इज योर कैश बुक। राइट है? तो कैश बुक चलेगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस आपको पासबुक से मैच करना है, तो कैश बुक चलेगा पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक नीचे है तो कैश बुक को भी नीचे आना पड़ेगा। तो आप अगर नीचे आ रहे हो मतलब आपने क्या किया? लेस किया। करेक्ट है? क्योंकि जिस बुक से आपने शुरुआत की है उस बुक को आपको उसके अगेंस्ट के बुक से मैच करवाना है। आपने कैश बुक से शुरुआत की है तो आपको पासबुक के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर आपने पासबुक से शुरुआत की होती तो उसको कैश बुक के हिसाब से चलना पड़ता। तो कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, उसको पासबुक के हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा। तो पासबुक नीचे है तो कैश बुक को भी नीचे करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे। करेक्ट है? तो लेस में हम जाएंगे और यहां पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड into bank but not collected before 31st March
इसीलिए तो डिफरेंस आया था। करेक्ट है, बिफोर 31 मार्च। ठीक है, कौन कौन से लोगों का चेक था? तो पहले नंबर ए, तो पहले कौन था स्टूडेंट्स? मीनल का चेक था जो मार्च में डिपॉजिट हुआ था, लेकिन 31 मार्च के पहले क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तो अप्रैल में दिख रहा है। करेक्ट है, तो मीनल का अमाउंट कितना है? 10,800, इस तरीके से 10,800। और दूसरा है प्रसाद। ठीक है, प्रसाद का कितना चेक है? 14,700, इस तरीके से 14,700। ये मीनल और किसका हुआ? प्रसाद का हुआ। राइट एवरीवन? ठीक है, अभी रिसिप्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो बाकी कोई भी ट्रांजैक्शंस आपके अप्रैल से मैच नहीं हो रहे, मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन मार्च में क्लियर हो चुके हैं। जो मार्च का ट्रांजैक्शन अप्रैल से मैच हो गया, मतलब वो मार्च में क्लियर नहीं हुआ है, अप्रैल में हुआ है, और वो दो ही ट्रांजैक्शन ऐसे थे, मीनल और किसके? प्रसाद के। क्लियर है? ठीक है, आइए पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपने रेंट पेड किया, क्या रेंट की एंट्री कहीं पर भी आपको अप्रैल में दिख रही है? नहीं दिखेगी, क्योंकि वो मार्च में क्लियर हो चुका है। मानसी का नाम आपको अप्रैल में दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि मानसी को आपने मार्च में चेक इशू किया था, लेकिन उसका चेक मार्च में क्लियर नहीं हुआ। अगर क्लियर हो जाता तो क्या उसका नाम अप्रैल वाले पासबुक में आता? नहीं आता। लेकिन उसका नाम अगर अप्रैल के पासबुक में आया है, मतलब उसका चेक मैंने इशू किया था मार्च में, और पेमेंट प्रेजेंटेशन कभी हुआ है? अप्रैल में। करेक्ट है, तो चेक इश्यूड बट मार्च महीने में नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि वो अप्रैल में प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ है। तो हम तो मार्च का बीआरएस बना रहे, तो मार्च वाले क्या सोचेगा कि चेक हमने मार्च में इशू किया, पेमेंट मार्च में होना चाहिए था, लेकिन पेमेंट मार्च में नहीं हुआ। वो कब हुआ? अप्रैल में हुआ। तो मार्च के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोलेंगे कि चेक हमने इशू किया, लेकिन मार्च के पहले पेमेंट नहीं हुआ। करेक्ट है, और इसकी वजह से मार्च का बीआरएस हमको प्रिपेयर करना पड़ा। करेक्ट है, तो एक कौन अपने को मिला? मानसी, जिसको मैंने चेक इशू किया था, लेकिन मार्च के पहले पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो अप्रैल में दिख रहा है। आगे बढ़िए। निखिल का नाम मैच हो रहा है क्या? यस, निखिल का नाम कहीं मैच नहीं हो रहा है, मतलब निखिल का चेक मार्च में इशू हुआ, मार्च में ही क्लियर हो चुका है। ड्राइंग तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइंग भी उधर ही क्लियर हो चुका है। निशांत का नाम मैच हो रहा है क्या बच्चों? यस, निशांत का नाम मैच हो रहा है। तो यहाँ पर मानसी और निशांत, ये दो ऐसे हैं जिनका चेक मैंने मार्च में इशू किया था, लेकिन मार्च में क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तो अप्रैल में आया। तो मार्च का बीआरएस क्या बोलेगा कि मार्च में चेक इश्यू हुआ, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। हम लोग मार्च का बीआरएस बना रहे, तो हम लोग मार्च के ही नजर से सोचेंगे। करेक्ट है ना? तो ये दो ऐसे चेक है जो हमने इशू किए, लेकिन पेमेंट प्रेजेंटेशन हुआ नहीं है। अभी आप सोचिए कि आप अगर चेक इशू करोगे, ये मेरा कैशबुक और ये मेरा पासबुक मैंने इक्वल रखा है पहले। जब मैं चेक इशू करूंगा, तो चेक इशू मैं खुद कर रहा हूं, तो मेरे कैशबुक का पेमेंट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किसी को पे किया है। राइट है ना? तो मेरा चेक गया, मतलब कैशबुक का बैलेंस कम हो गया। क्या ये चेक का पेमेंट बैंक से हुआ मार्च में? मार्च में हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मार्च में पासबुक का बैलेंस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। करेक्ट है ना? ये सिचुएशन समझ में आ रही है? मैंने कैशबुक को कम क्यों किया? क्योंकि मैंने चेक इशू किया है। इशू करोगे तो पेमेंट होगा, पेमेंट करोगे तो कैशबुक का बैलेंस कम होगा। करेक्ट है? फिर आप ये देखेंगे कि आपने शुरुआत कहां से की है? कैशबुक से। तो कैशबुक की सिचुएशन डाउन है, कैशबुक चलेगा पासबुक के अकॉर्डिंगली, तो पासबुक ऊपर है, तो कैशबुक को ऊपर आना पड़ेगा, मतलब क्या होगा? ऐड होगा। तो यहां पर ऐड में लिखा जाएगा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐसे कितने लोग थे? ऐसे दो लोग थे जिनका मार्च में चेक इशू हुआ, लेकिन मार्च के पहले पेमेंट उनका नहीं हुआ, मानसी और निशांत। ओके, तो मानसी का कितने का चेक था? 20,100 का, और निशांत का चेक कितने का था? यस, निशांत का चेक कितने का था स्टूडेंट्स? 27,600 का। क्लियर एवरीवन? यस, तो इन दिस वे इनको अगर ऐड करेंगे तो 47,700 अपने को यहां पर आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे, तो इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शंस आपको यहां पर एक दूसरे से मैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैच होगा भी नहीं। सिर्फ चेक हमने जो डिपॉजिट किया था, उसकी कुछ चेक की क्लियरिंग मार्च में ना होकर के अप्रैल में हुई, इसलिए मार्च में बीआरएस बनाना पड़ा। कुछ ऐसे चेक थे जो हमने मार्च में इशू किए थे, लेकिन क्लियर अप्रैल में हुआ, मतलब मार्च के अकॉर्डिंगली वो क्लियर नहीं हुआ है। अब ये सारी चीजें हो गई, इसको हम क्लोज करेंगे, इसको भी ऐड कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 25,500 आई थिंक, 8 7 15, हाँ 25,000 कितना आएगा 500, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि इसको लेस करना है, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऐड, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है ऐड, तो इनको आप ऐड कर लीजिए 7 9 1,11,900 में से 25,500 हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। जो आंसर अपना आएगा, शुरुआत कहाँ से होती है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो खत्म किस पे होगा बैलेंस एज पर पासबुक से। याद रहे जिस बुक से शुरुआत होगी उसके अपोजिट बुक से बैलेंस आपका मैच होगा, बैलेंस एज पर पासबुक से, ठीक है। लेस करेंगे इसको, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, करेक्ट है। फिर आपका 1 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 गया बचेगा आपका 6, ठीक है। यहाँ 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, तो आपका 86,400 आया। और आप देख सकते हैं कि सेम बैलेंस आपको पासबुक में दिख रहा होगा, यहाँ पे अप्रैल का ओपनिंग दिख रहा है, मतलब मार्च का ये क्लोजिंग है, करेक्ट है। तो हमने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से क्या कर लिया, ये सारे एडजस्टमेंट करके मैच कर लिया। अब आपका कैश बुक किसके इक्वल हो चुका है पासबुक के। क्यों एक दूसरे के इक्वल नहीं थे, क्योंकि ये वो ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो मार्च में किए गए थे लेकिन मार्च में क्लियर नहीं हुए, इसलिए ये डिफरेंसेस देखने को मिला। लेकिन अब हमने उनकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके उनका स्टेटमेंट बना लिया है और हमें पता चल गया कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं था, लेकिन अब हमने उन सभी ट्रांजेक्शन को सेटल करके वो दोनों बैलेंसेस को एक दूसरे के इक्वल कर लिया है। क्लियर एवरीवन? यस। तो ये आपका हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ओके, सो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आप कहेंगे कि इसके पहले का क्वेश्चन तो अलग तरीके से था, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में क्या था कि कैश बुक और पासबुक दोनों के डेट सेम थे, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन में क्या है कि कैश बुक मार्च मंथ का है और पासबुक अप्रैल मंथ का है, करेक्ट है। तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को फोकस करेंगे जो ट्रांजेक्शन मार्च में हुए हैं लेकिन क्लियरिंग मार्च में नहीं हुआ है, वो अप्रैल में हुआ है। तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को लेकर के यहाँ पर बीआरएस जो है वो मार्च के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा, करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा समझ में आया होगा। सो प्लीज गो थ्रू विद दिस, करेक्ट है। इसको प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए। कुछ भी डाउट्स अगर आपको होगा वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।